हाँ तो भाई ये रहा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। प्लांट और एनिमल किंगडम को भी ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि इनके लिए अलग से चैप्टर्स आगे दिए हुए हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करके। तो उनको सक्सेसिव लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो उनको बता दें कि ये जो लेक्चर है आपको रीनीट के लिए या फिर नीट 25 के लिए काम में आने वाला है। तो चलो अपन मूव करते हैं अपने टॉपिक्स पर। यहाँ पर दिया हुआ है किंगडम प्लांटी। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है किंगडम प्लांटी के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो किंगडम प्लांटी है उसके सारे के सारे मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो मोटा बड़ा सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जो भोजन बना पा रहे थे, जिनके पास क्लोरोफिल था, उनको कहाँ पटका अपन ने? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो क्राइसोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यूग्लिनॉइड्स वगैरह, वो क्लोरोफिल भी था उनके पास और फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे और यूकैरियोटिक भी थे, लेकिन यूनिसेलुलर थे। यहाँ पर क्या है? ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग है, लेकिन ये लोग मल्टीसेलुलर हैं। इसमें डिटेल में चर्चा तब होगी जब अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। तो अभी इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो वो अपन समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। बिल्कुल सही बात है। तो प्लांट्स में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं कुछ न्यूट्रिशंस को लेकर। ये कुछ न्यूट्रिशंस के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपनी पत्तियों के थ्रू। तो उससे ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। आगे लिखा हुआ है ब्लैडरवर्ड एंड फिनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कुस्कोटा इज पैरासाइट। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल है ब्लैडरवर्ड एंड वीनस फ्लाईट्रैप। और कुस्कोटा की बात की जाए तो एक पैरासिटिक प्लांट है जो पैरासाइट के फॉर्म में अदर प्लांट्स के ऊपर रहता है। तो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ब्लैडरवर्ड एंड वीनस फ्लाईट्रैप क्या है सर? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, और कुस्कोटा क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट्स है। ठीक है, आगे एनसीईआरटी बोलती है द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बिल्कुल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो प्लांट्स की सेल होती हैं या प्लांट्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर रखते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। उनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, सेल वॉल की बात की जाए तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। मेनली सेल्यूलोज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर 8। बिल्कुल, जब अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर अपन सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या यूकैरियोटिक सेल होती है और क्या प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यहाँ पर केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है प्लांट किंगडम को लेकर कि इसमें किस तरह के बंदे पाए जाते हैं, कैसा उनका न्यूट्रिशन होता है, क्या उनकी डिवीजन है। आगे एनसीईआरटी कहती है प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इनके डिवीजन हैं। किंगडम प्लांटी में 5 डिवीजन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी बोलती है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। बिल्कुल, अब जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे या प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें क्या होता है? 2 तरह की स्टेज देखने को मिलती है, एक डिप्लॉयड स्टेज, एक हैप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड जो स्टेज होती है उसको स्पोरोफिटिक बोला जाता है, जो हैप्लॉयड स्टेज होती है उसको गैमेटोफिटिक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एल्गी और ब्रायोफाइट की बात की जाए तो इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है और गैमेटोफिटिक जनरेशन इनकी मेन प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। यदि अपन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जिसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं तक छोड़ते हैं। आगे एनसीईआरटी बोलती है द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। बिल्कुल, इसमें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इनमें वेरी करेंगे, कौन फ्री लिविंग होगी, कौन डिपेंडेंट होगी, और स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा या नहीं, या गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जिसको अपन प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। लास्ट लाइन में एनसीईआरटी बोलती है दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 3 है हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, उसमें अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसको अभी आप लीव कर सकते हैं। अभी अपन मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दिया हुआ हमारा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के लिए एनसीईआरटी ब्रीफ में क्या डिटेल देती है वो समझ लेते हैं अपन। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के अंतर्गत सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो पहली बात तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरी बात वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको कहाँ रखा गया? एनिमल किंगडम से निकालकर प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। इसके अंदर जितने भी मेंबर आएंगे सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किसमें देखने को मिलेंगे? किंगडम एनिमलिया में। आगे एनसीईआरटी बोलती है देयर सेल्स लैक्स सेल वॉल। बिल्कुल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं
नहीं पाई जाती क्योंकि ये एनिमल किंगडम है। प्लांट किंगडम में सेल वॉल पाई जा रही थी और फंजाई में भी सेल वॉल पाई जा रही थी, मोनेरा में भी सेल वॉल पाई जा रही थी, तो प्रोटिस्टा में भी कुछ मेंबर्स में सेल वॉल पाई जा रही थी। लास्ट वाला जो हमारा किंगडम था एनिमेलिया, उसमें कोई सेल वॉल नहीं थी। हम ऑलरेडी पीछे वाले जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें देख चुके हैं। आगे एनसीईआरटी बोलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। बिल्कुल, या तो ये डायरेक्ट प्लांट्स पर निर्भर रहेंगे, घास फूस खाएंगे हर्बीवोर्स की तरह, या नहीं तो ये हर्बीवोर्स को ही खाएंगे। मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए। सही बात है। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लें। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो आपको पता होंगे, जो डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि गॉट हो गई, डियर हो गया, और अपना काऊ हो गया, बफेलोज हो गए, ये सब है हर्बीवोर्स। अब लायन वगैरह को देख लें अपन, ये क्या है? कार्निवोर। लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं है प्लांट्स पर, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके थ्रू? इन हर्बीवोर्स के थ्रू। और हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। तो ये होता है सर, इस तरह से नेचर में साइकिल चलती रहती है, जिसको फूड चेन या फूड वेव के नाम से जानते हैं, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर? इकोलॉजी वाले चैप्टर में। आगे एनसीईआरटी बोलती है दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। बिल्कुल सही है। इनका जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में रिजर्व रहता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो भोजन होता है, जो हमने एनर्जी ली कंज्यूम की है, उसका स्टोरेज कहाँ होता है? फैट के फॉर्म में, या तो अपना जो स्किन की टिश्यूज के नीचे एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में हो जाता है, या फिर जो हमारा लीवर है वहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आई होप कि ये सब तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो इसको अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। आगे एनसीईआरटी बोलती है देयर मूड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब सब कुछ खाने वाले। ये कीड़े मकोड़े भी खा लेंगे, नॉन वेज भी खा लेंगे और वेज भी खा लेंगे। बाई इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इनको एनसीईआरटी ने बोला है कि ये होलोजोइक होते हैं बाई इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि एनिमल्स में जनरली शेप एंड साइज डेफिनेट या निश्चित देखने को मिलता है। निश्चित आकार होगा, निश्चित साइज होगा। हायर फॉर्म्स टू एलाबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म्स की बात की जाए तो ह्यूमंस जो होता है वो किंगडम एनिमेलिया का हायर मेंबर है। हायर मेंबर में देखा जाए तो इसमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर आंख, नाक, कान पाई जा रही है, और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जा रही है। अब हमारे अंदर डेवलप्ड सीएनएस भी है, पीएनएस भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, जो हमें हाईली एक्टिव बनाता है अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट ऑफ देम एनिमल किंगडम के जो बंदे होते हैं वो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आल नहीं लिखा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ पर आल नहीं लिखा, तो सारे बंदे कैपेबल नहीं होते लोकोमोशन के लिए। मोस्ट ऑफ देम लिखा हुआ है, तो उसी तरह से इसको याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है। आगे एनसीईआरटी बोलती है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये आपको पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉपुलेशन के थ्रू होता है। कॉपुलेशन को हिंदी में संभोग बोलते हैं। तो मुझसे ज़्यादा आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है? फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो किंगडम एनिमेलिया के बंदे होते हैं उनमें प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है फीमेल की बॉडी के अंदर। लास्ट लाइन है सलाइन फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जो हमारा किंगडम एनिमेलिया या किंगडम एनिमल, तो एनिमल किंगडम जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें अपन देखने वाले हैं इसको डिटेल में। अभी इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लिए, लगभग कैसे मेंबर्स पाए जाते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। हाँ, तो भाई मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि है वायरस। तो वायरस में अपन को कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ने कि वायरस किस तरह का होता है। तो सबसे पहला इसमें बेसिक फीचर्स है कि ये एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ये एक्टिव होता है, सेल के बाहर ये निष्क्रिय रहता है, इनर्ट रहता है। और ऑब्लिगेट मतलब इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए। इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। ऑब्लिगेट मतलब होता है इसको 100% होस्ट चाहिए। जब होस्ट होगा तो ही ये एक्टिव हो पाएगा, अन्यथा ये इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़ा रहेगा। तो ये एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा इसका जो बेसिक फीचर्स है वो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के लेकर है, क्योंकि ये लेस देन सेल है। सेल थ्योरी का मतलब क्या था? लेस देन सेल किसी को ऑर्गेनिज्म नहीं माना जा सकता, लेकिन एक ऐसा ये पार्टिकल है या लिविंग कह लो कि यू लेस देन सेल है, तो ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है। और सेल थ्योरी सीधा सीधा बोलती थी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक लेस देन सेल या सेल जो है उससे कुछ कम होगी तो उसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग चीज कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर है नॉन सेलुलर ए सेलुलर। तो बिल्कुल इसको अपन सेल नहीं मान सकते, क्योंकि सेल होने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। केवल इसके पास प्रोटीन्स होती है और उसके अंदर जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको नॉन सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल बोला जाता है। चौथा इसका फीचर है आइदर डीएनए और आरएनए। या तो इसके पास
डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी साथ में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। कनेक्शन लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिल्कुल सही बात है। जो वायरस होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि ये होस्ट के बाहर नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और होस्ट के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, हैव कैपेबिलिटी टू कंट्रोल सेल मशीनरी, बिल्कुल ये होस्ट के अंदर जाकर उसकी सेल मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होता है। इसके बाद इतनी क्षमता होती है कि ये होस्ट पर अटैक करेगा, उसकी मशीनरी को कैप्चर करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। ये आपने HIV वायरस में देखा होगा, एड्स के केस में, जब एड्स डिसीज पढ़ते हैं ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, तो वहां पर इसको अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लास्ट इसका फीचर है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, बिल्कुल सर, सेल के बाहर ये इनर्ट मतलब निष्क्रिय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। जैसा नमक होता है ना क्रिस्टल के फॉर्म में, वैसा ही ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये सेल के बाहर देखने को मिलता है। अब अपन देखेंगे वायरस के पास क्या होता है और क्या नहीं होता। तो जनरली वायरस के पास या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल में, या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। कुछ एंजाइम इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि HIV वायरस में देखने को मिलते हैं। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये अपने आरएनए से डीएनए बना देता है। क्या करता है, इसके पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको कन्वर्ट कर देता है ये डीएनए में। अब ये डीएनए जाकर ह्यूमन की सेल से जुड़ जाता है। तो ये इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है, क्योंकि ह्यूमन की सेल से आरएनए तो जुड़ नहीं सकता, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि डीएनए से तो केवल डीएनए ही जुड़ सकता है। तो ये इसी टाइप का डीएनए बनाता है जो कि ह्यूमन की सेल से जुड़ पाए, फिर अपनी कॉपियां बनाता है उस डीएनए के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोटीन कवरिंग, बिल्कुल वायरस के पास प्रोटीन कवरिंग पाई जाती है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है, लेकिन ये प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शियस नेचर की नहीं होती है। वायरस को जो इन्फेक्शियस नेचर प्रोवाइड कराता है वो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। इसकी जो प्रोटीन होती है शायद उसको कैप्सिड बोला जाता है, जो कि कैप्सोमियर के मिलने से बनती है। कैप्सोमियर इसकी सब यूनिट होती है। अब देखते हैं कि वायरस के पास क्या नहीं होता। तो डीएनए और आरएनए साथ में नहीं हो सकते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन की कोई प्रोसेस नहीं पाई जाती, इनमें केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पाई जाती, क्योंकि इनके वायरस के कुछ मेंबर्स में जो कि HIV वायरस होता है या अदर हेपेटाइटिस B के वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम रखते हैं जो सक्षम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराने में। तो इनमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलती है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। राइबोसोम्स इसमें देखने को नहीं मिलते, ग्लाइकोलिसिस इनमें देखने को नहीं मिलती, ATP प्रोडक्शन ये नहीं करते, मेटाबॉलिक पाथ भी कोई देखने को नहीं मिलता। हालांकि ग्लाइकोलिसिस तक नहीं होता, जो हर लिविंग सेल में देखने को मिलता है वो इनमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको नॉन सेलुलर या एसेलुलर बोला जाता है। और लास्ट में 8वां कंपोनेंट क्या है, तो ऑब्वियसली बात है यार, ये प्रोकैरियोटिक सेल भी नहीं है, उससे भी बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्रूट फिल्टर से भी निकल जाते हैं, इसलिए ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं रखते अपने पास। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है वायरस को लेकर, इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वी टेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ए सेलुलर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, इनका कोई जिक्र नहीं था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सही है, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, इनको ब्रीफ में यहाँ पर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार इनसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो यहाँ पर ब्रीफ में जरूर दिए हुए हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एनसीईआरटी बोलती है ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद अवर कंडीशंस। ठीक है, तो जब कभी ना कभी हम अपनी लाइफ में कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह से ग्रसित हुए होंगे, और बहुत तेजी से ये फैलने वाली बीमारी है, इन द सेंस कि किसी एक को जुकाम है या कॉमन कोल्ड है तो आप उसके पास बैठेंगे तो आपको भी लगभग पॉसिबिलिटी है कि वो बीमारी आपको लग जाए, वो कॉमन कोल्ड या फ्लू आपको हो जाए। तो ये सब किसके कारण होता है, ये वायरसेस के कारण होता है, क्योंकि इनकी स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत तेजी से एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, बिल्कुल सही बात है, नॉट ट्रूली लिविंग होते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इस लाइन का सीधा सीधा यही मतलब है कि यदि हम किसी को लिविंग मान रहे हैं तो उसके पास प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि अपन ने किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को या किसी ऐसी चीज को लिविंग माना है जिसके पास प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर था, तो जो वायरस होते हैं इनके पास प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर भी नहीं पाया जाता, इसलिए इनको ट्रूली लिविंग नहीं मान सकते अपन। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सेलुलर नहीं होते, ये नॉन सेलुलर या एसेलुलर होते हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। आउटसाइड द लिविंग सेल जाते ही कैसे हो जाते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह हो जाते हैं। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो यार मैं तो ना इनको लिविंग मानता हूँ ना नॉन लिविंग मानता हूँ, इनको कनेक्टिंग लिंक मानता हूँ बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। और ऊपर की लाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये किस तरह से होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करते हैं और उस होस्ट को किल भी कर सकते हैं, केवल किसके लिए, अपनी कॉपीज बनाने के लिए। उद्देश्य क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होती है इनकी, अपने आप को रेप्लिकेट करना। अब इसमें होस्ट मर रहा है तो उससे उनको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी बार मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कवरी। तो वायरसेस की डिस्कवरी को लेकर एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। पहला है दिमित्री इवानोवास्की 1892, इन्होंने क्या किया था, वायरस कॉज मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको ये बताया था। तो डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि किसने बताया था कि मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको वायरसेस के द्वारा होती है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, तो आपको लगाना पड़ेगा दिमित्री इवानोवास्की 1892। फिर इनके 6 साल बाद एमडब्ल्यू बिजरने का इन्होंने क्या किया, 1898 में बताया कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड। तो वायरस को इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड या कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का टैग किसने दिया था, बिजरनिक ने। याद करने की ट्रिक क्या है सर, BC आप बहुत यूज करते हैं ना, BC, इसका फुल फॉर्म जो भी हो आपको पता होगा, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक ये है, बिजरनिक ने क्या किया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसको बोला था, वायरस को। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब तीसरा जो हमारा साइंटिस्ट है वो है WM स्टैनले 1935, इसने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। तो क्रिस्टलाइज में S आ रहा है, स्टैनले में भी S आ रहा है, तो इसके नाम से ही आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा। 1935 की बात है कि WM स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। तो ये सीधी चीज़ें आपको रटना पड़ेंगी, इनको रटने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलते हैं डिस्कवरी को लेकर, वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। वायरस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये पहली की एनसीईआरटी जो थी उसमें लिखा हुआ था कि ये जो स्टेटमेंट है पाश्चर का था, वायरस को पॉइजनस फ्लूइड उसने बोला था, लेकिन अभी हट चुका है तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा पढ़ लेंगे। वायरस का मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। डीजे इवानोवास्की 1892 की बात की जाए तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको, फिगर 2.6a। तो ये है सर हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इस तरह का दिखता है कुछ टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि आरएनए है। जनरली जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जो बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर बाकी सब होते हैं, चाहे डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को नहीं मिलेगा जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में बैठा लें, ये टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको देख रहे हैं ये कैप्सोमियर है, एक सब यूनिट होती है, इन सबके मिलने से क्या बनती है, कैप्सिड नाम का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है। ठीक है, आगे एनसीईआरटी बोलती है दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं, इसलिए इनको स्मॉलर देन बैक्टीरिया माना गया है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जनरली ये डाटा तो बच्चों को पता ही होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। एमडब्ल्यू बिजरनिक 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शंस इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो एमडब्ल्यू बिजरनिक नाम के साइंटिस्ट थे जो डीजे इवानोवास्की के 6 साल बाद आए थे, और इन्होंने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। जो टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट था उससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और देखा एक्सपेरिमेंट करके जो एक्सट्रैक्ट निकला है, जो रस निकला है, उससे हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस फ्लूइड को उन्होंने क्या बोला था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, WM स्टैनले 1935 शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टैनले था उसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया 1935 में, और जो क्रिस्टल्स मिले उसको तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका था, प्रोटीन्स का था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। वायरस होस्ट सेल के अंदर जाने पर लिविंग होते हैं और जैसे ही होस्ट सेल के बाहर निकलते हैं तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिल्कुल सर, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, होस्ट पे 100% डिपेंडेंट होते हैं। यदि होस्ट मर जाएगा तो वायरस की भी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी, जब तक ये किसी दूसरे होस्ट को नहीं पकड़ लेते। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दिए हुए स्ट्रक्चर, तो वायरस के स्ट्रक्चर में मेनली हमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है। प्रोटीन जो होती है उसको कैप्सिड बोला जाता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है। तो जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई थी उन सबको मैं पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इनके पास डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में या फिर आरएनए होगा, कभी दोनों साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में एनसीईआरटी बोलती है वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन विद जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। बिल्कुल, इसकी प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होती, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या डीएनए वो इन्फेक्शियस नेचर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का प्लांट वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखता है अपने पास। जो एनिमल वायरस होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज वायरस की बात की जाए, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं या बैक्टीरिया को मारते हैं, उनमें किस तरह का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
इसलिए इसको अटैक करने के लिए आपके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो वायरसेस होते हैं वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैक करने के लिए डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल अपने पास रखते हैं। जैसे कि प्लांट वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोला जाता है, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर एंड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, जो किसका मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर यूनिट का मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर उसकी सब यूनिट होती है जिससे मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो कैप्सोमियर किस तरह से अरेंज होती है उसको लेकर बनेगा, तो आप रटेंगे इसको, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में ये अरेंज हो सकती हैं। वायरल डिसीज सिम्टम्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जब वायरस अटैक करता है तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनको याद करने की ट्रिक है MLQ-VDS। ठीक है, एम फॉर क्या हो जाएगा? मोज़ेक फॉर्मेशन, LQ मतलब लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ येलोइंग। ठीक है, तो MLQ हो गया। एंड V फॉर हो जाएगा सर वेन क्लियरिंग, D फॉर हो जाएगा सर डॉर्फिंग, एंड S फॉर स्टंट ग्रोथ। तो ये इसका फॉर्मूला है MLQ-VDS, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। इस फॉर्मूले से आप इन सिम्टम्स को अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि कम चांसेस है लेकिन बन सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को रट लेंगे तो उससे आपका एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है किसका? बैक्टीरियोफेज वायरस का। ये बैक्टीरियोफेज वायरस में ऊपर से लेकर नीचे तक जो नामकरण किया हुआ है, तो उसको याद करने की ट्रिक है HCST। जो हाई कोर्ट है उसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर कुछ फैसला दिए, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेंबर्स थे, ट्राइब्स मतलब जो जंगलों में रहती है ना जनजातियां, उन्होंने टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया था। टोबैको को इस्तेमाल ज़्यादा होने से उनके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस पाया गया, कुछ डिसीज देखी गई। तो जो हाई कोर्ट था उसने इनके ऊपर कुछ फैसला लिया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रिक बनाई हुई है कि HCST हाई कोर्ट ने क्या लिया है? फैसला लिया है ST पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। और सबसे ऊपर हेड है, तो H फॉर हेड हो गया, C फॉर क्या हो गया? कॉलर हो गया, S फॉर क्या हो गया? शीथ हो गया, और T फॉर क्या हो गया? टेल फाइबर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, तो अच्छे से इसको देखते हुए चलें। ये बैक्टीरियोफेज का रहा डायग्राम, सही है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जब आप बायोलॉजी में कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो वापस आकर इस चार्ट पर आकर मिलाएंगे कि हाँ उस वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है या नहीं पाया जाता, या कौन सी जो डिसीज़ है वो वायरस के थ्रू होती है, कौन सी डिसीज़ बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वो उसमें डिफ्रेंशिएट करने में ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सही है। अब देख लेते हैं जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। DNA में बात की जाए तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड DNA किन वायरसेस में पाया जाता है वो देख लेते हैं अपन एक बार। हर्पीज वायरस जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। साइनोफेग, लैम्डाफेग के जो वायरस होते हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ये जो फेग वाले वायरस हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जिनमें जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और जनरली जो भी बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इतना समझ में आया। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात की जाए तो 5174 एक वायरस होता है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब आरएनए पे आ जाओ। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात की जाए तो HIV का जो वायरस होता है उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। TMV का जो वायरस होता है उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, रेबीज, राइनो, इपो, निपाह, कोरोना, इबोला, ये सब वगैरह इनमें क्या पाया जाता है सर? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये बड़ी घातक बीमारियां करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और बहुत जल्दी म्यूटेट भी हो जाता है। तो ये सबसे खतरनाक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बहुत डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां करता है, बहुत म्यूटेशन का रेट भी इसका बहुत फास्ट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि HIV में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जा रहा है और इसका एक मित्र होता है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसको अपन याद रखेंगे। हालांकि जो HIV वायरस होता है ये वापस से अपने आरएनए से क्या कर लेता है, ह्यूमन की सेल के अंदर जाकर डीएनए बना लेता है, फिर अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन एड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि रियो वायरस है। याद नहीं करना, इसको देखे भी ना तो अच्छा है। सही है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑल बैक्टीरियोफेज वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक्सेप्ट क्यूबी बैक्टीरियोफेज हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में अलग से लिखा हुआ है हाईलाइटेड पोर्शन में क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके पास होना तो क्या चाहिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन इसके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और ये फिर भी बैक्टीरिया पर अटैक कर देता है। सही है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वायरवाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार PYQ में क्वेश्चन आया है वायरवाइट से, प्रायोन से और लाइकेन से। तो वायरवाइट्स को अच्छी तरह देखेंगे, जो भी NCERT में दिए हुए हैं सबके
पॉइंट्स मैं यहाँ पर बनाकर लेकर आया हूँ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला एनसीईआरटी का पॉइंट्स है डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। तो वायरॉइड्स में भी डी आ रहा है, डाइनर में भी डी आ रहा है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, वायरॉइड्स टियोडाइनर, डी डी, सही है। दूसरी एनसीईआरटी का पॉइंट है वायरॉइड्स इज इक्वल टू वायरस माइनस प्रोटीन। जो हमारा वायरस होता है उससे प्रोटीन का कोड निकाल लें तो क्या बचेगा, केवल जेनेटिक मटेरियल बचेगा। भाई जनरली वायरस क्या होता है, मान लीजिए इसका प्रोटीन कोड है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, इससे अपन ने उसका क्या माइनस कर दिया, प्रोटीन माइनस कर दिया, तो बचा क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो वायरॉइड्स केवल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, केवल जेनेटिक मटेरियल, कोई कवरिंग नहीं, बिल्कुल नंगे पुंगे, सही है। आ जाओ, स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, आपने प्रोटीन कोड निकाल लिया, अब अंदर का जेनेटिक मटेरियल बचा है तो ये तो स्मॉलर देन वायरसेस ही होगा। ओके बॉस, बिल्कुल सही है। लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट। लो, इन्होंने हमें जेनेटिक मटेरियल भी बता दिया कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। इससे पीवाईक्यू क्वेश्चन बन चुका है। तो किसमें पाया जाता है, वायरॉइड्स में केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती, क्योंकि वायरस का पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। इससे अपन ने प्रोटीन हटा दी तो क्या बचेगा, केवल जेनेटिक मटेरियल, यही है हमारा वायरॉइड्स, सही है। डिसीज की बात की जाए तो ये पीएचटीडी या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज भी याद कर लेंगे, रट लेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ से, तो इन पॉइंट्स को देख लेंगे। अब आ जाओ एनसीईआरटी क्या कहती है वायरॉइड्स को लेकर। इन 1971 की बात है, टियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि 1971 टियोडाइनर स्मॉलर देन वायरसेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो वायरस होता है उससे प्रोटीन कोड अपन छीन लेंगे तो जो भी बचेगा, हालांकि जेनेटिक मटेरियल ही बचता है, तो वो क्या कहलाता है, वायरॉइड कहलाता है। तो वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि लैक द प्रोटीन कोड कॉल्ड वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल, लो मॉलिक्यूलर वेट का इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इन सारी लाइनों को अपन ऑलरेडी पॉइंट्स के फॉर्म में कवर कर चुके हैं, तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो आपका वायरॉइड्स क्लियर हो जाएगा, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब आ जाओ प्रायॉन्स पर। तो एनसीईआरटी प्रायॉन्स के बारे में लिखती है कि मेड अप ऑफ रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रायॉन्स क्या होते हैं, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, डू नॉट हैव एनी जेनेटिक मटेरियल। तो इनके पास किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अब वायरस क्या था, प्रोटीन कोड भी था, जेनेटिक मटेरियल भी था, ठीक है। अब इसमें से अपन ने प्रोटीन कोड निकाल लिया तो वायरॉइड बन गया। और प्रायॉन्स क्या होते हैं सर, प्रायॉन्स केवल प्रोटीन होती है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये नहीं है, तो केवल एक गोला है जो प्रोटीन का, यही है प्रायॉन्स, और ये भी डिसीज कर पा रहा है, समझ रहे हो। वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स तीनों क्या होते हैं सर, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। साइज ऑफ द प्रायॉन्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द वायरस। ऑब्वियस सी बात है यार, ये हमारा वायरस था, अपन ने इसमें जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया तो क्या बचा, ये प्रोटीन बची, तो ये सेम साइज की तो होगी, केवल अपन ने ये इसी को तो गायब किया है, तो ये होगा हमारे प्रायॉन्स, सही है। अब आ जाते हैं डिसीज पर। डिसीज की बात की जाए तो जो प्रायॉन्स होते हैं वो कैटल्स में भी डिसीज करते हैं और ह्यूमंस में भी डिसीज करते हैं। कैटल्स में जो डिसीज करते हैं वो होती है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएसई, आल्सो कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल्स। तो मैड काउ डिसीज या बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएसई डिसीज किस में करते हैं, कैटल्स में करते हैं। इसमें जानवर जो होते हैं पागल हो जाते हैं, इसलिए इसको मैड काउ डिसीज बोला जाता है। नेक्स्ट इनकी डिसीज है क्रू रोग या सीआर जैकब डिसीज। इसको हिंदी में क्रू रोग बोला जाता है, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलती है। इसमें भी ह्यूमन जो है हंसता रहता है, हंसता रहता है मतलब आदमी उसको लगभग पागल ही मानता है, तो ये पागल करने वाली डिसीज को कॉज करते हैं। जनरली क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज उत्पन्न करते हैं। अब एनसीईआरटी इनके बारे में क्या कहती है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एजेंट है जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जा रही है और वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज कर रहा है। ये कैटल्स में भी देखने को मिल रही है और ह्यूमंस में भी देखने को मिल रही है, सही है। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज टू वायरसेस। बिल्कुल, वायरस का साइज माइनस अपन ने जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया, क्या बचा, प्रायॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कह रहा है, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, पी फॉर प्रायॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, सही है। प्रायॉन्स, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रायॉन्स। अब वायरॉइड्स की बात की जाए तो आपको पता है, फिर से एक बार बता देता हूँ, इसमें अपन ने प्रोटीन को हटाया तो क्या बचा, जेनेटिक मटेरियल बचा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका आरएनए। वायरॉइड्स की जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो ये होता है सर वायरॉइड्स। इसमें क्या आ रहा है सर, आर आ रहा है, आर फॉर आरएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, सही है। केवल जेनेटिक मटेरियल होगा तो वायरॉइड्स कहलाएगा, केवल प्रोटीन होगी तो प्रायॉन्स कहलाएगा, और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन होगी, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वायरस कहलाएगा। तो वायरस इन दोनों के पप्पा हैं, समझ गए, पप्पा के दो बच्चे, एक वायरॉइड्स एक प्रायॉन्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। बिल्कुल, इनके एजेंट्स को प्रायॉन्स कहा जाता है। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स आर बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको बीएसई कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज। इसमें जानवर पागल हो जाते हैं, इसको मैड काउ डिसीज ऑफ कैटल भी कहा जाता है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिसीज, सीजेडी इन ह्यूमंस। बिल्कुल, एक इसका एनालॉगस वेरिएंट होता है जो ह्यूमन में क्रू रोग या सीआर जैकब डिसीज करता है। इसमें ह्यूमन हंसता रहता है, तो जिसको क्रू रोग हो जाता है वो हंसता रहता है। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो ज़्यादा हंसता है तो समझ लो उसको क्रू रोग है। नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ,
एक सीरियस डिसीज होती है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। तो ठीक है, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा है लाइकेन। इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किंगडम फंजाई में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, लेकिन फिर भी इसको अपन ब्रीफ में यहाँ पर समझ लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है कि लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी होता है और फंजाई होता है। इनका जो एसोसिएशन होता है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है, दोनों को फायदा हो रहा होता है, और ये जो एसोसिएशन है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी बोलती है द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन एंड फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायोन व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक होगा, जो फंगल कंपोनेंट है वो हेटरोट्रॉफिक होगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। बिल्कुल सही बात है, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। अभी आप इसकी लाइंस को पढ़ लें एक बार। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। एक शरीर दो जान, इस तरह का इनका कुछ देखने को होता है। देखने में शरीर तो एक ही, लेकिन उसके अंदर दो जानें होती हैं। तो इस लाइन का मतलब मोटा मोटा यही है। पहले अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर अगेन ये लाइनें पढ़ेंगे अपन। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। बिल्कुल, जहाँ पर सल्फर ज़्यादा होती है तो उन एरियाज में या उन इंडस्ट्रियल एरियाज में लाइकेन ग्रो नहीं करता, अपने आप गायब हो जाता है वहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फिलामेंट दिख रहे हैं, ये फंगल फिलामेंट्स हैं जो माइकोबायोन बनाते हैं। फंजाई जिसका कंपोनेंट होता है माइकोबायोन, सही है। और ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये एल्गी हैं जिनको फाइकोबायोन बोला जाता है। इनका मेनली काम क्या होता है, सिंथेसाइज फूड, और जो फंजाई होता है उसका मेनली काम होता है एब्जॉर्ब मिनरल्स। अच्छा, अब ये एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन की तरह होता है। आपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखा होगा। फंजाई इसमें हस्बैंड की तरह बिहेव करता है, या इसमें फादर की तरह बिहेव करता है, और जो एल्गी होती है वो मदर या वाइफ की तरह बिहेव करती है। अब हस्बैंड का काम क्या होता है, ये मिनरल्स को लेकर आता है और वाटर को लेकर आता है। एनसीईआरटी की लाइन क्या है, अगेन इस लाइन पर आ जाओ। मिनरल्स और वाटर, जो अपना फंजाई होता है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को लेकर आता है। तो ये मिनरल और वाटर लेकर आया, इसने अपनी वाइफ को दिया या एल्गी को दिया। अब एल्गी ने क्या किया, सिंथेसाइज किया फूड, अब इसने फूड प्रिपेयर करा दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ये अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है, और खाने के लिए रॉ मटेरियल न्यूट्रिएंट्स वाटर लेकर कौन आ रहा है, फंजाई लेकर आ रहा है। तो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन का रिलेशन होता है। इसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिन्हें मरने की कसमें साथ में खाई हुई होती हैं इन लोगों ने। समझ सकते हैं आप, तो मुझसे बेहतर जानते होंगे ये रिलेशन। ठीक है, अब एल्गी की बात की जाए तो एल्गी जो होता है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी यूज होता है, और 90% इसमें फंजाई का योगदान होता है और 10% एल्गी का योगदान होता है। जो लड़के देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं, रिलेशनशिप में 90% तो लड़कों का योगदान रहता है, केवल 10% हमारी बहनों का योगदान रहता है। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो लगभग अपना पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एनसीईआरटी के, सारे मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर लाया था, सब मैंने चैप्टर में करा दी हैं ऑलरेडी। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर या तो प्लांट किंगडम रहेगा, या फिर अपन फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर उठा सकते हैं। जैसा आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे उसी हिसाब से आगे वाला चैप्टर उठा लेंगे। अब थोड़ा फास्ट चलेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें कि कौन सा चैप्टर उठाना है। मेरे हिसाब से तो मैं फिजिक्स उठा लूँ तो अच्छा रहेगा, या फिर पहले प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम कंप्लीट करा दूँ, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिजिक्स उठाएं। सही है, तो उस हिसाब से आप समझ के बता देना कमेंट सेक्शन में। जैसे कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से PDF को डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट निकलवा लें, या फिर रिवाइज करने के लिए उसको अपने शॉर्ट नोट्स में किसी कॉपी में उतार लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, सारी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो सारा जो कंसेप्ट है या टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।